तो आज 9 जून संडे को हम अपना सेशन आज का शुरू करते हैं और हम ये देखते हैं कि हम लगातार विशेष रूप से अपने सेशंस में और अपने सेंटर पर जीवन के संदर्भ में जीवन से सीखने वाली चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि हम सभी इसका कहीं कोई संसार में अपवाद भी नहीं है कि जो सफलता और संतुष्टि नहीं चाहता हो। संतुष्टि के साथ सफलता पाना एक बड़ा सुंदर कॉम्बिनेशन है और ये अगर मिल जाती है और ये हम अचीव कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा जीवन सार्थक है, हमारा जीवन सफल है। तो हम सब चाहते तो यही है कि जीवन में सफलता आए, संतुष्टि आए, लेकिन अभी जो हमारा वर्तमान फेज है जिसमें हम सब इन चीज़ों को सीखने की प्रोसेस में हैं कि हम उनको किसी तरह से सीखें, तो उसका जो सबसे बड़ी उन चीज़ों को सीखने के बाद उनकी प्रयोगशाला है कि जो कुछ हम सीख रहे हैं वो काम कर रही है या नहीं कर रही, तो उसकी प्रयोगशाला क्या है। हम किस तरीके से चेक करें कि जो कुछ भी हम सीख रहे हैं वो काम आ रही है कि नहीं आ रही, या काम की है भी या नहीं। तो इसको हम कहाँ चेक कर सकते हैं? अरे इसको चेक करने के लिए, जीवन से संबंधित सीखों को चेक करने के लिए जीवन में ही प्रयोग करके सीख सकते हैं। उसके अलावा तो कोई और जगह है नहीं कि जहाँ हम इसको सीख सकते हैं। तो हम सब विद्यार्थी हैं, हम सब लर्नर हैं और हम इन चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका पता कब चलता है कि हम सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे? इसका पता चलता है जब भी जीवन में कोई वास्तविक चैलेंज उपस्थित होता है, कोई चुनौती हमारे सामने आती है, कोई विषम परिस्थिति हमारे सामने आती है, तब हमें पता चलता है कि हम कितना सीख रहे हैं और कितना नहीं सीख रहे। और इसमें हम किसी दूसरे के कमेंट को या दूसरे के निर्णय को इग्नोर भी कर दें तो भी हम स्वयं अपना आकलन कर सकते हैं कि उस परिस्थिति विशेष से हमने किस प्रकार डील किया और किस प्रकार हम उससे आगे निकले, और निकले भी या नहीं निकले, और निकले तो कितने लहूलुहान होकर के निकले, कितने घायल होकर के निकले, या कितनी सफलतापूर्वक निकले, न खुद आहत हुए और न दूसरे को आहत किया। कुल मिलाकर के यही सारी कसौटियाँ हैं कि जो कुछ भी हम जीवन में सीखते हैं, तो क्योंकि हमारा व्यवहार लोगों से ही होता है, हमारी डीलिंग लोगों से ही होती है, हम उनसे ही डील करते हैं, तो हमारी इस डीलिंग में जो कुशलता आती है वो उन एलिमेंट्स से, उन बातों से आती है जो हम इस तरह के सेंटर पर सीखने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम सीखते हैं कि स्वयं से प्रेम करना, कुछ नई चीज़ें रोज करना, कुछ भी कैरी ओवर नहीं करना, क्षमा करना और क्षमा मांगना, यानी इस तरह की वैल्यूज़ जिनके बारे में हम रोज प्रतिदिन अपने कमिटमेंट्स को दोहराते हैं, रिकन्फर्म करते हैं और
उसके बाद अपने जीवन में एंटर होते हैं। प्रतिदिन की हमारी लगभग यही दिनचर्या है और हम इसको फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इसके बाद ये एक यांत्रिक विधि नहीं है, ये एक जीवंत चीज है जिसका जीवन में आकलन जरूर होना चाहिए। और ये जो जीवन में आकलन है ये केवल और केवल विषम परिस्थितियों में ही हो पाता है। जब विषम परिस्थिति हमारे सामने होती है तो हमें पता चलता है कि हमने जो कुछ सीखा वो वास्तव में हमारे कितने काम आया या कितने काम नहीं आया। प्रायः होता यह है कि जब हम सीख रहे होते हैं तो ये जो जीवन की सीख है या जो अच्छी बातें हैं या जो सही और उचित लगने वाली बातें हैं वो समझ में तो तुरंत आती हैं, तो हमें लगता है उस समय कि हाँ बिल्कुल हमने समझ लिया। लेकिन जब व्यवहार की स्थिति आती है, व्यवहार में हम उनको करना चाहते हैं, तो हम किसी न किसी कारण से फेल हो जाते हैं। और इन जनरल सामान्य रूप से हम अपनी फेलियर को नहीं स्वीकारते, क्योंकि उसका रीज़न हमेशा हम दूसरे में देखते हैं, बजाय इसके कि अपने व्यवहार को इंट्रोस्पेक्ट करें, अपनी चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट करें। हम उसके कारण की खोज में लग जाते हैं। और ये भ्रम इसलिए होता है कि हम प्रायः ये तो मानकर ही चलते हैं कि हम अपनी जगह पर सही हैं। तो जब हम अपनी जगह पर सही हैं तो हमें अपनी तरफ देखने की तो ज़रूरत ही महसूस नहीं होती और हम दूसरे की तरफ देखते हैं। और जब हम दूसरे की तरफ देखते हैं तो अपनी विफलताओं का कारण हम दूसरे में खोजना जब चाहते हैं तो हम बड़ी आसानी से उस बात को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कि हमारी फेलियर को जस्टिफाई कर सके या हमारे व्यवहार को जस्टिफाई कर सके। कोई बता सकता है कि ऐसा आमतौर पर क्यों होता है? हम सब अच्छी चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसका कोई कारण समझ में आता है? आज थोड़ा हम इसे जानने की कोशिश करें कि ऐसा प्रायः क्यों होता है। सर, सफलता का क्रेडिट तो हम खुद ले लेते हैं, लेकिन जब फेलियर होते हैं तो क्रेडिट खुद नहीं लेते हैं। हाँ, फेलियर की क्रेडिट नहीं, फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद नहीं लेना चाहते और सफलता की क्रेडिट हम खुद लेना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ऐसा क्यों होता है प्रायः? क्योंकि जब हम व्हेन वी आर स्टूडेंट ऑफ लाइफ, हम किसी एकेडमिक कोर्स के स्टूडेंट नहीं हैं। तो जब हम किसी एकेडमिक कोर्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो जो कुछ भी हम लाइफ के बारे में सीख रहे हैं वो जीवन की प्रयोगशाला में या जीवन की कर्म भूमि में जब हम प्रवेश करते हैं तो उन चीज़ों का जीवन में काम आना बहुत ज़रूरी है। और वो जीवन में काम आती हैं कि नहीं आती इसका पता हमें अपनी स्वयं की मेंटल स्टेट से लग जाता है कि अगर हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट आनंद में हैं, अगर हमारा आनंद किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम जो सीख रहे हैं हम उसको वाकई उसका अनुसरण कर रहे हैं और उसको अपने व्यवहार में भी वो चीज़ें हमारे अंदर आ रही हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है प्रायः कि ये चीज़ अक्सर मिस कर जाती है और हम लोग कहीं ना कहीं इस अभाव को भी महसूस करते हैं लेकिन उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते। देखो,
हम सब किसी आइसोलेशन में नहीं जीते, हम किसी द्वीप के वासी नहीं हैं कि उस द्वीप पर हमारे सिवा कोई नहीं है। तो जब कोई नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम संसार में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं, हम दुनिया में रहते हैं, और इसमें रहते हैं तो हमारे संपर्क में बहुत सारे लोग आते हैं। उन लोगों में हमारे मित्र भी होते हैं, हमारे शत्रु भी होते हैं, हमसे उदासीन भी होते हैं, सब तरह के लोग उनमें होते हैं, और उन सब से ही हमको डील करना होता है। और सबसे विचित्र और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन कोई प्रभावित होता नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिन प्रिंसिपल्स को, जिन वैल्यूज़ को, जिन चीज़ों को हम जानने, समझने और सीखने की कोशिश करते हैं, वो हमारे स्वयं के आचरण में ही पूरी तरह से नहीं उतर पाती। और जब वो पूरी तरह से हमारे स्वयं के आचरण में नहीं उतर पाती तो हमको उनके वैलिडेशन की ज़रूरत दूसरों से पड़ती है। हम चाहते हैं दूसरे उसको प्रमाणित कर दें। जब तक हम स्वयं प्रमाणित अपनी चीज़ों को नहीं कर सकते, और स्वयं प्रमाणित करना सबसे डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि यहाँ बेईमानी चलती ही नहीं है। हम अपनी चीज़ों पर दृढ़ हैं, हम अपनी चीज़ों पर चल पा रहे हैं, हम जो कुछ सीख रहे हैं उसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इसका प्रमाणन, इसका ऑथेंटिकेशन सिवाय हमारे और दूसरा कोई नहीं कर सकता। और दूसरा यदि करता है तो हम प्रायः कह देते हैं कि ये प्रेजुडिस्ड है, और वो संघर्ष और बढ़ता चला जाता है, मल्टीप्लाई होता चला जाता है, बजाय इसके कि वो चीज़ें शांत हों, वो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो विधि है वो विधि है ही एकमात्र इंट्रोस्पेक्शन की, कि हम अपना स्वयं का अंतरावलोकन करें। और ये जो स्वयं का अंतरावलोकन करना है, अपना स्वयं का अवलोकन करना है, इसी के लिए हम अपनी प्रतिदिन की जो 30 मिनट हमारी एक्सरसाइज है उसमें निज संग की एक अवधारणा है, और उस निज संग की अवधारणा को समझने की, जानने की, अनुभव करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो निज संग है, इसमें से फिलहाल हम निज हटा दें तो संग बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हम अपनी सीखी हुई, जानी हुई, समझी हुई चीज़ों का अगर आचरण में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने संग पर ध्यान दें। हम किसके संग हैं, हमारे संग में कौन है, क्योंकि हम कभी एकांत में होते ही नहीं हैं। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी से संपर्क में होते हैं, उससे इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। तो जीवन में जो भी लोग हमसे इंटरेक्ट करते हैं, हमारे संपर्क में आते हैं, उनका प्रभाव जाने अनजाने, चाहे अनचाहे हम पर पड़ता ही है, और वो अपनी अपनी तरह से हमारे निर्णयों को, हमारे आचरण को रेगुलेट करते हैं, प्रभावित करते हैं, नियंत्रित भी करते हैं। और ये हम जाने अनजाने हो जाने देते हैं, और हो जाने के बाद हम इनके परिणामों से स्वयं बच भी नहीं सकते। ये कर्म का बिल्कुल सीधा सीधा सिद्धांत है। गीता में भी कहा है कि हमारे सामने परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, बस उन परिस्थितियों पर
काम करना, उनको एड्रेस करना, उनको डील करना, ये हमारे अपने, इसके लिए हमारे पास जो टूल है वो हमारा विवेक है, हमारी प्रज्ञा है। ध्यान रखना, बुद्धि उतनी नहीं। तो जो हम सीखने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं वो उस प्रज्ञा शक्ति को ही डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि हमारा संग किसका है। एक प्रसंग आता है रामायण में कि जब तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया तो उस वर्षा ऋतु के वर्णन में बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। और शायद अरण्य कांड में या किष्किंधा कांड में है, अरण्य कांड में है जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो वो वर्षा ऋतु का जो वर्णन है वो 3, 4, 5 दोहों में है और इतना सरल है और इतना सरस है कि अगर हम रामायण उठा के उसको पढ़ें, हर चौपाई के साथ में एक उपमा दी हुई है और वो उपमा इतनी इजी टू अंडरस्टैंड है, इतनी शीघ्र समझ में आने वाली है और इतनी सटीक है कि अगर हम उसे भावपूर्वक समझने की कोशिश करें तो हम उसे जीवन में कभी भूल नहीं सकते। तो ऐसे ही उसमें एक बात लिखी है कि कबहु दिवस में निबिड़तम और कबहु का प्रगट पतंग। वर्षा ऋतु के वर्णन में वो लिखते हैं कि कभी तो दिन में घोर अंधकार छा जाता है, कबहु दिवस में निबिड़तम और कबहु का प्रगट पतंग, और कभी पतंग माने सूर्य, तो कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। हम देखते हैं बारिश में अक्सर ये सीन होता है कि कभी एकदम इतनी काली घटा छा जाती है कि बिल्कुल ऐसा लगता है रात हो गई, इतना अंधेरा हो गया। और फिर अचानक एकदम बादल छट जाते हैं और सूर्य निकल आता है, और बादलों को फाड़ करके जब सूर्य निकलता है तो उसका प्रकाश बहुत चटक और बहुत तेज होता है। तो ये बात कही उन्होंने कि कभी तो ऐसा कि अंधकार छा गया और कभी ऐसा कि जो बिल्कुल एकदम तेज रोशनी। सूर्य का प्रकाश हमारे यहाँ ज्ञान का प्रतीक है। तो जीवन में भी ऐसा ही होता है कि कभी तो एकदम अंधकार छा जाता है और कभी एकदम से विवेक का, प्रज्ञा का, ज्ञान का उदय हो जाता है। बस ये दो ही स्थितियां हैं। तो इसकी अगली पंक्ति में उन्होंने लिखा है कि कबहु दिवस में निबिड़तम कबहु का प्रगट पतंग और उपजई बिनसई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। जिस प्रकार से ज्ञान जो है वो हमारे अंदर उपजता है और विलुप्त होता है। उपजई बिनसई ज्ञान जिमि, कब? पाई कुसंग सुसंग। सुसंग को पाकर के ज्ञान उपजता है और कुसंग को पाकर के ज्ञान विलुप्त हो जाता है। तो इसलिए ये जो निज संग हम करते हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम अपने संग पर ध्यान दें। और ये संग कितना सूक्ष्म है। हम व्यक्तियों का संग तो देख सकते हैं कि कौन कौन हमारे साथ में है और उन पर एक बार सही या गलत बाद में देखेंगे, लेकिन एक बार निर्णय कर सकते हैं कि किसको ग्रहण करना है, किसको छोड़ना है। लेकिन इससे भी बारीक एक संग होता है और वो संग होता है हमारे अपने स्वयं के विचारों का, हमारी अपनी स्वयं की मान्यताओं का, हमारे अपने स्वयं के विश्वासों का। हम बाकी किसी भी संग कुसंग इनके दोष गुण से बच सकते हैं, लेकिन अपने ही विचार, अपनी ही मान्यताएं, अपने ही बिलीफ
इनके संग से हम नहीं बच सकते। तो हम किस तरह की मान्यताओं के, किस तरह के विश्वासों के, किस तरह की अवधारणाओं के संग में हैं, किस तरह की वैचारिक स्थिति में हैं, यह मालूम पड़ता है हमारे जीवन में जो सीखे हुए सिद्धांत और वैल्यूज हैं वो आचरण में आ पा रही हैं या नहीं आ पा रही। हम प्रायः इनका दोष दूसरों को देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता यही है कि हमारे अपने स्वयं के जो संग की चीज़ें हैं, जो विचार हैं सूक्ष्म रूप से, उन विचारों का बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें। और अगर हम विचारों के इन्फ्लुएंस में न हो तो हमको करेक्शन करना बहुत आसान होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ जो गुरु की इम्पोर्टेंस बताई है वो उसका एकमात्र कारण ये है कि वहाँ हम अपने विचारों को समाप्त कर देते हैं, अपने विश्वासों को समाप्त कर देते हैं, अपनी बुद्धि का सरेंडर कर देते हैं। तो इसलिए वो एक संग ऐसा है कि जो बिल्कुल निर्मल है, ठीक है, मान सकते हैं उसको। लेकिन इसके अलावा सामान्य व्यवहार में जब हम अपने आसपास व्यक्तियों से, मित्रों से, उदासीन लोगों से, परिचितों से या अनजान लोगों से व्यवहार कर रहे होते हैं, उस समय हमारे निर्णय, हमारे उस जो विचार सरणी हमारी है, जो शैली है, उस शैली से प्रभावित होकर के ही हम निर्णय लेते हैं। और उसमें जिस तरह के विचारों के इन्फ्लुएंस में हम जब जिस क्षण होते हैं, अगर हम अंधकार वाले में हैं तो हमारे निर्णय उसी तरह के हो जाते हैं, और हम प्रकाश वाले में हैं तो हमारे निर्णय उसी तरह के हो जाते हैं। और चूंकि ये कोई परमानेंट स्थिति नहीं है, ये समय, परिस्थिति, योग के अनुसार चेंज होती रहती है। कभी हम किसी मनस्थिति में होते हैं, कभी हम किसी दूसरी में होते हैं, और इन सब पर जो तात्कालिक परिस्थितियाँ होती हैं उनका भी बड़ा योगदान होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ कर के हमारे निर्णय लेने की क्षमता सबसे ऊपर है। और इस निर्णय लेने की क्षमता यही मनुष्य होने का सबसे बड़ा वरदान है कि हमारे पास इस निर्णय को लेने की स्वतंत्रता है। और प्रायः हम ये निर्णय गलत कर जाते हैं, और इस निर्णय को गलत करने के लिए कोई भी कर जाता है, हम भी कर जाते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों मैं स्वयं एक ऐसी परिस्थिति में रहा जिसमें कि अनावश्यक तकलीफ, अनावश्यक तनाव, अनावश्यक भ्रांतियाँ, ये सारी चीज़ें झेली, और बहुत सारे आक्षेप भी सहे। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि आखिर क्या वजह है इसकी। और जितना जितना निरपेक्ष होकर के इस पर सोचा तो यही निष्कर्ष आया कि वो जो हमारे विचारों का संग है, हम प्राय दोष दूसरों को दे देते हैं कि इसके कारण ऐसा हो रहा है। और अगर मान लो किसी के कारण हो भी रहा है तो उसके कारण पर फाइनल मोहर तो हम अपने विचारों के माध्यम से खुद ही लगा रहे हैं ना। तो बात समझ में आई कि अंतिम रूप से जो इस सब के लिए जिम्मेदार हैं वो हमारा अपना संग साथ है कि हम किसके संग साथ हैं। तो या तो हम व्यक्ति के साथ हैं, कई बार जीवन में हम देखते हैं कि जो हमारे मित्र होते हैं, जो हमारे घनिष्ठ होते हैं, जो हमारे आत्मीय होते हैं, उनसे हम किसी भी परिस्थिति के बारे में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, और उनसे मिलने वाले सुझाव या उनसे मिलने वाले विचार वो हमारे निर्णय को प्रभावित करते हैं, और हम उसके अनुसार निर्णय ले जाते हैं और हम उस काम को करते हैं।
कई बार हम ये काम अपने मन के विपरीत भी कर देते हैं। तो ये सारी चीज डिपेंड करती है उस कंसर्न व्यक्ति के ऊपर जिससे हमने परामर्श किया है। तो हम यहाँ व्यक्ति की बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारे अपने खुद के साथ बिल्कुल अंतरंग में कौन है। क्योंकि व्यक्ति के द्वारा दिए गए परामर्श को भी हम अंततः अपने विचारों के माध्यम से ही स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। तो हमारी अपनी जो मेंटल स्टेट है, हमारी जो बुद्धि की क्षमता है, हम जिस तरह की, तो हम पढ़ते तो ये हैं, हम सीखते तो ये है कि मनस्थिति उदार बने, मनस्थिति विचारवान बने, मनस्थिति पूर्वाग्रही न बने, मनस्थिति में किसी भी प्रकार का संकल्प तो हो लेकिन जिद न हो। ये हम सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा ये जाता है कि ये चीज़ें न होकर के दूसरी चीज़ें होती हैं और वही हमको इन्फ्लुएंस करती हैं और उनके कारण हम निर्णय लेते हैं और फिर परिणाम भोगने के लिए विवश हो जाते हैं। क्योंकि करने के बाद हमारे हाथ में सिवाय परिणाम भोगने के और कोई विकल्प बचता ही नहीं है। एक बार अगर हमने किसी काम को कर दिया, हमने अपने जो हमारे भीतर विचार के रूप में चीज़ थी उसको हमने एक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर हमारे पास में उसको वापस लेने का कोई भी विकल्प नहीं है। अधिकतम हम क्षमा मांग सकते हैं, तो क्षमा भी एक सीमा तक काम करती है। अच्छे से अच्छे महापुरुष अगर बिल्कुल क्षमा भी कर दें तब भी उसके बाद में उसकी एक हल्की सी छाया, उसकी एक हल्की सी लकीर रह ही जाती है। और यदि सामने वाला बिल्कुल भी हटा दे तो हम अपने आप से तो नहीं बच सकते, हमारे स्वयं के मन में रह जाती है। अब सवाल ये उठता है कि हम इन स्थितियों से बचें कैसे। तो इन स्थितियों से बचने के लिए जो अभी मैंने बहुत सारी चीज़ों पर विचार किया और सोचा, तो ये समझ में आया कि हम जिस चीज़ के विद्यार्थी हैं, जिस चीज़ को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो हमारा खुद का संकल्प है ना। ये तो हम अपने ही स्वयं के आग्रह से सीखना चाहते हैं, इसके लिए तो कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। तो अगर हम नहीं सीख पा रहे या नहीं उसका आचरण कर पा रहे, तो इसके लिए हम हठपूर्वक दूसरे के ऊपर इसकी जिम्मेदारी कैसे डाल सकते हैं? उचित भी नहीं है किसी भी हिसाब से। और अगर ऐसा करेंगे तो परिणाम में सिवाय रिग्रेट के, सिवाय अफसोस के और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं आएगा। तो उपाय क्या है? सबसे जरूरी उपाय है वो जो हम अपना निज संग वाला काम करते हैं, उस निज संग वाले काम को पूरी ईमानदारी के साथ करें। और उस निस्संग में वो निस्संग होता ही है कि उसमें हमारे दिन भर के जितने क्रियाकलाप हैं उनके जो शुभ और अशुभ परिणाम हैं वो सब अनायास ही हमारे मन में आते हैं। तो उनका एक प्रकार से रिव्यू, उनका एक प्रकार से लेखा परीक्षण, उनका एक प्रकार से ऑडिट, और वो भी हमारे स्वयं के द्वारा, हमारे स्वयं के मापदंडों पर, बस ये ईमानदारी से हो सके, इसके लिए ही वो निज संग की जो प्रक्रिया है, निज संग का जो प्रावधान किया है हमने अपने नियमित दिनचर्या में बहुत थोड़े से समय का, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उससे अधिक प्रभावी मुझे और कोई चीज़ नज़र नहीं आती। और वो इतनी प्रभावी है, अभी रिसेंटली जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि पिछले 15-20 दिन से जो जो चीज़ें मुझ पर हावी थी, अगर मैं किसी तरह से भी उनसे बाहर निकलने का रास्ता खोज पाया तो ये रास्ता उस निज संग के कारण ही है।
क्योंकि अपने आप से संवाद हम उस निज संग में ही कर सकते हैं। और जब हम अपने आप से संवाद करते हैं, हम दूसरों से तो विवाद कर सकते हैं, लेकिन अपने आप से एक सीमा के बाद विवाद अनिवार्य रूप से बंद ही होता है, क्योंकि अपने आप से विवाद तो थकाता है और कुछ देता ही नहीं है, निष्कर्ष पर पहुंचाता नहीं है। और इस स्थिति में हमारे जीवन में केवल और केवल एकमात्र व्यक्ति वह होता है जिसे हमने गुरु के रूप में मान्यता दी होती है, बस। तो हम अपने एकांत संग में अपने विचारों को ही वो मान्यता दे दें। हालांकि ये पूर्णतः काम नहीं करती, लेकिन फिर भी सुविधा के लिए हम अपने विचारों पर गौर करें, और अगर उनमें कोई परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो फिर हम उस व्यक्ति से पूछें जिसे हमने माना हुआ है, और उससे ये प्रश्न गीता में भी लिखा हुआ है कि तुम, अर्जुन से कहा है कि जब भी तुम भ्रम की स्थिति में हो तो तुम उन तत्वदर्शी पुरुषों के पास जाओ और वे तुम्हें उपदेश करेंगे कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, किसे करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, क्या श्रेष्ठ है क्या निकृष्ट है। तो इस चीज का विवेक अगर हमारी स्वयं की प्रज्ञा से हमको नहीं प्राप्त हो रहा है तो हमको बिल्कुल निरभिमान होकर के उन व्यक्तियों की शरण में जाना चाहिए जहाँ से कि हम इसके सही तत्व का निर्देश प्राप्त कर सकें। बिना इसके जीवन में जो डिजास्टर्स हैं, जो अवसाद हैं, जो तनाव हैं, जो क्लेश हैं, उनसे मुक्ति पाना संभव नहीं है, क्योंकि हम जीवन में लोगों से तो डील करना ही पड़ेगा, चाहे वो अपने हों चाहे बेगाने हों, चाहे स्वजन हो चाहे परिजन हो, चाहे हमारे आत्मीय हो और चाहे हमारे विरोधी हो, लेकिन हर हाल में वी आर कंडेम्ड टू डील विद द पर्सन्स whosoever come in our life। तो हमारे पास we don't have any choice but to deal with them। और ये जो डीलिंग है हमारी, ये डीलिंग अगर हमारे अपने स्वयं के निज संग के निष्कर्षों से उत्पन्न विचारों से प्रेरित नहीं है तो ये हमें वो सही मार्गदर्शन नहीं दे पाएगी। और इसकी पहली पहचान ही ये है कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं या दोषारोपण कर रहे हैं। अगर हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं तो रास्ता निकलेगा और अच्छा निकलेगा। लेकिन जब तक हम दोषारोपण कर रहे हैं, जब तक हम ये कर रहे हैं कि ये दूसरे के कारण से है, तो रास्ता कभी नहीं निकलेगा। तो कुल मिलाकर के जो सारांश है वो ये है कि हम जीवन में एक अच्छी मनस्थिति में जिए, और ये अच्छी मनस्थिति में जीने का अभ्यास करने के लिए ही हमने वो 30 मिनट एक्सरसाइज बनाई है। लेकिन जीवन तो जीवन है, सरल रेखा में चलता ही नहीं है, इसमें तो उतार चढ़ाव है ही। तो ये परिस्थितियाँ आती हैं और सभी के साथ आती हैं। मैं बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों में बहुत सारे उतार चढ़ाव मेरे जीवन में आए वैचारिक रूप से, और उनमें मैंने बहुत झूला और उससे प्रभावित भी हुआ, उससे आहत भी हुआ,
और उससे संबंधित दूसरे लोग भी संभवतः आहत हुए। तो मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें गैर जरूरी हैं, और इस पर जब खूब विचार किया तो यही निष्कर्ष निकला कि ये जो हमारा निज संग वाला क्या कहना चाहिए साधन है, ये जो निज संग वाला हमारा उपक्रम है, इसको हम कितनी सच्चाई के साथ करते हैं। और यदि इसको हम पूरी सच्चाई के साथ करें तो हम उचित सही निर्णय ले सकते हैं, इस बात की फिक्र किए बिना कि वो कठोर है या मृदुल है। जीवन में कठोर निर्णय भी करने पड़ते हैं और वो भी बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन ये कठोर निर्णय किसी जिद का परिणाम नहीं होना चाहिए। ये कठोर निर्णय अगर हमारी उस वैचारिक मशीन से प्रोसेस होकर निकला है, यानी कि सुविचारित निर्णय है, तो ये हमको हर स्थिति में संतुष्ट भी करेगा, हमारे अंदर पश्चाताप भी नहीं लाएगा, और हमको कहीं न कहीं हमारे व्यक्तित्व को मजबूती भी प्रदान करेगा। तो जो सार तत्व की बात है, जैसे एक बार हमने इस बात पर बात की थी, लिखा भी था, एक कोटेशन मैसेज में भी भेजा था कि शिक्षा का सार केवल 2 तत्वों में निहित है, एक प्रेम और एक ध्यान। इसके अलावा शिक्षा का और कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि शिक्षा का एकमात्र धर्म, एकमात्र गुण अगर हमारे वेदों में कुछ बताया गया है तो बताया ही ये गया है। शिक्षा की, विद्या की परिभाषा ही ये है, सा विद्या या विमुक्तये, जो हमें मुक्त कर दे वही विद्या है। तो मुक्त कर दे यानी कि हमारे अपने जितने दुराग्रह हैं, हमारे अपने जितने पूर्वाग्रह हैं, उन सब से मुक्त करके हमें बिल्कुल निर्मल शुद्ध स्थिति का बोध करा दे। अगर वास्तविक स्थिति का बोध हमें हो जाता है तो हमारे जीवन में पश्चाताप शून्य हो जाता है, फिर कोई पश्चाताप रहता ही नहीं। लेकिन पश्चाताप होता ही इस कारण है कि जो नहीं है उसका होना हम भ्रांतिवश मान लेते हैं कि जो चीज़ है ही नहीं, और हमारा भ्रम उसे उसमें पैदा कर रहा है कि ये ऐसा है, और हम अपने भ्रम की सच्चाई में उसको उसी रूप में देखने लगते हैं। और इस स्थिति में हमारा वो जो अंधकार और प्रकाश में झूलता हुआ ज्ञान है, वो जिस समय उस अंधकार वाले फेज में होता है, ये फेज आते जाते रहते हैं। हम एक ट्रेन के सफ़र में जा रहे हैं, उस ट्रेन के सफ़र में कई बार हमने देखा ट्रेन किसी सुरंग में से होके जाती है, तो जितनी देर वो सुरंग में से गुजरती है उतनी देर पूरा अंधकार हो जाता है। अगर रात के समय में है तो कम से कम ट्रेन की लाइट अंदर की जल रही होती है, लेकिन यही अगर दिन के समय में होता है तो कंपार्टमेंट में पूरा अंधेरा छा जाता है। मैंने कई ऐसी यात्राएं की हैं जिनमें ये लंबी सुरंग भी देखी है। तो जितनी लंबी सुरंग होती है उतनी देर हमारे ट्रेन के कंपार्टमेंट में बिल्कुल अंधेरा होता है। और ख़ास बात यह है कि जिस समय वो ट्रेन उस सुरंग में एंटर करती है तो उस एंटर वाले मोमेंट पे जो अंधकार होता है वो सबसे अधिक घना होता है। उस समय बिल्कुल जो कहते हैं ना कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा, बिल्कुल वही स्थिति हो जाती है, कुछ नहीं सूझता। और प्रायः हम भी जब अविवेकपूर्ण विचारों के घेरे में होते हैं तो
हमारे निर्णय ऐसे ही होते हैं जिसमें हमें कुछ सूझ ही नहीं रहा होता और हम निर्णय कर बैठते हैं। और ये निर्णय हम चूंकि उन विचारों के कारण लेते हैं और विचारों को चूंकि हम शक्ति मानते हैं, तो विचारों का एक दर्प, एक अभिमान भी हमारे मन में होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा निर्णय सुविचारित है, हमने तो विचार कर लिया है। लेकिन विचार वो दिन के अंधेरे में किया है या सूर्य के प्रकाश में किया है? उस समय वो स्थिति कौन सी थी? वो उपजई बिनसई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। तो वो कुसंग के मोह में थी या सुसंग के ज्ञान में थी? ये बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं जीवन की, जिनको हमें समझना, इनकी विवेचना करना बेहद अनिवार्य है। जब तक ये हम नहीं कर पाते, तब तक हम अपने जीवन में उन निर्णयों को नहीं ले पाते जो कि हमारे लिए सदैव शुभ होते हैं। और ये क्षमता सिर्फ हमारे पास, यानी कि मनुष्य के पास ही प्राप्त है कि वो सदैव शुभ रहने वाले भी निर्णय ले सकता है। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है वो ईमानदारी जो हम अपने प्रति रखें। जीवन के निर्णयों में दूसरे का रोल लगभग ना के बराबर है। जैसे आइंस्टीन ने कहा था कि किसी भी खोज की दृष्टि में बुद्धि का निर्णय, बुद्धि का योगदान शून्य है। ठीक उसी तरह से हमारी जो भी परिस्थिति है उसमें किसी भी दूसरे का योगदान लगभग शून्य है। और हमारा जो अधिकांश क्लेश होता है वो इस कारण से ही होता है कि अगर इसने ये चीज निर्मित नहीं की होती तो हम इस अवसादग्रस्त स्थिति में नहीं होते। और इससे मुक्ति, रामायण में लिखा हुआ है, छूटई मल की मलई के धोए। गंदगी को गंदगी से धोने पर वो कभी साफ नहीं हो सकती। इसी तरह से मोहजन्य पीड़ा को मोहजन्य विचार से अगर हम दूर करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं होगा। उसके लिए हमें निर्मल शुद्ध विचारों की श्रृंखला को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा और वही हम सीख रहे हैं। और उसकी जो विधि है वो विधि केवल यही है कि हम अपने अंदर स्वयं अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, अपना स्वनिरीक्षण करें, आत्मनिरीक्षण करें और अपना स्वयं का लेखा परीक्षण भी करें। पर ये सब काम बिल्कुल ईमानदारी से करें, एक बात। और दूसरा, जिसे भी हम मानते हैं उसके सुपरविजन में करें। अपने आत्म परीक्षण के लिए किसी अपने से बेहतर निर्णायक का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। ये भी उसी सुसंग का एक पार्ट है। और अगर ये मिस करता है, अगर हमने किसी भी अपने अहंकार के कारण इस पार्ट को इग्नोर कर दिया, तो अगेन लाइफ में वही डिजास्टर्स होंगे जिनके कारण कि हम पहले भी गलत निर्णयों तक पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर के आज के सेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस पर मैं पिछले 2-1 दिन से बहुत चिंतन भी कर रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ, वो यही है कि हमको अपने विचार करने की सामर्थ्य को धार देनी चाहिए। और ये धार केवल प्रज्ञा के कसौटी पर ही दी जा सकती है। इसको हम स्वार्थ की कसौटी पर धार कभी नहीं दे सकते। इसको अहंकार की कसौटी पर कभी धार नहीं दे सकते। इसको समर्पण की, प्रेम की और श्रद्धा की कसौटी पर ही इसको धार दी जा सकती है। और अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो हम अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में
चाहे वो हमारे अध्ययन का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारे कैरियर का क्षेत्र हो, या हमारे पारस्परिक व्यवहार का क्षेत्र हो, हम हर क्षेत्र में अपने आप को जिस सफलता और संतुष्टि को हम हमेशा चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे जो क्षेत्र हैं उनकी सफलता और संतुष्टि हम कई कई कारणों से सहन कर जाते हैं, लेकिन जो पारस्परिक व्यवहार है इसकी सफलता और संतुष्टि को जब हम अटेन नहीं करते या प्राप्त नहीं करते तो इस कष्ट को, इस पीड़ा को सहन करना आसान नहीं होता। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम समय समय पर अपना स्वयं का आकलन करते रहें, अपना स्वयं का अंतरावलोकन करते रहें, और ये अंतरावलोकन हमारे निज संग की प्रक्रिया से निकला हुआ होना चाहिए। और इस संग में, जिस संग को हम रखने की बात करते हैं, उस संग में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है कि हमारे विचारों का संग कौन सा है। और इसीलिए हमने अपनी जो कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं अपने सेंटर के डिफरेंट पत्रों में, उसमें एक सेल्फ टॉक भी है, द क्वालिटी ऑफ सेल्फ टॉक। तो जो क्वालिटी ऑफ सेल्फ टॉक है वो हमारे विचारों को सही तरीके से परीक्षण करने की सर्वोत्तम विधि है कि ये सेल्फ टॉक हमको कहाँ ले जाकर छोड़ती है। हम अपनी सेल्फ टॉक के टर्मिनेशन पर किस मेंटल स्टेट में होते हैं, ये सेल्फ टॉक शुरू कहाँ से होती है, इसका समापन कहाँ पर होता है, और वो हमारी मनस्थिति जो प्रारंभ हुई है वहाँ कैसी है और जहाँ समापन हुआ है वहाँ कैसी है, यही एकमात्र इसकी कसौटी हो सकती है। और इसकी जब भी कठिनाई हो, जब भी इसमें कोई दुविधा हो, जब भी हमें इसमें कोई संदेह हो, कोई उलझन हो, तो इसको हमको निसंकोच पूछना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। इस पर फिर हम अपने विचारों से अगर निर्णय करना चाहेंगे कि हम अपने विचारों के मंथन से ही इसमें से अमृत निकाल लें, तो कभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो हमको दूसरे की सहायता के बिना मिलेगा नहीं। अभी कल ही मेरे जीवन में एक ऐसा प्रसंग आया कि आदर्श ने किसी के बारे में बताया था, उनसे मेरी बात हुई और काफ़ी लंबी 1-1.5 घंटे बातचीत हुई, और उस सारी बातचीत में जो निष्कर्ष निकला वो यही निकला कि जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे हम बात कर सकें या जिससे हम परामर्श कर सकें। तो लाइफ हैज बिकम ए सीरीज ऑफ डिजास्टर्स। क्यों? क्योंकि बस वही बात है कि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं सामान्य विषयों के रूप में, वो सामान्य विषयों की हमको जानकारी दे देता है। और आज की जो शैली है उस शैली में जिस तरीके से योग्यता का परीक्षण परसेंटेज में होता है, तो वो परसेंटेज इतना आसमान छू रहा है कि अभी कल के पेपर में ही फुल पेज जो विज्ञापन था नीट का, उसमें 720 में से 720 वाली संख्या पूरे पेज में फोटो भरे हुए थे। तो अगर ये स्थिति है कि वो 720 में से 720 वाले बच्चों की संख्या इतनी अधिक है, तो हमें बहुत आनंदित हो जाना चाहिए कि हमारे देश को इतने योग्य डॉक्टर मिलने वाले हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में क्या होता है? हर साल लगभग 2000, 4000, 5000 का इंटेक MBBS में है, और जिन डॉक्टरों पर हम
आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जो बिल्कुल सच्चे अर्थों में सही डॉक्टर हैं, सही ढंग से अपना काम कर रहे हैं, ऐसे डॉक्टर कितने होते हैं? उंगलियों पर गिने जाने वाले। तो क्या फर्क है इनमें? एक ही कॉलेज, एक ही किताब, एक ही प्रोफेसर, सब एक सी चीजें, और सबकी इनिशियली अगर अपन देखें तो सब 720 में से 720 वाले ही हैं। अभी तो कसौटी इतनी कड़ी हो गई है कि बिल्कुल हाईएस्ट मार्क वाले ही सिलेक्ट हो रहे। यानी अगर 690 वाला या 675 वाला है, उसका बेचारे का नंबर ही नहीं लग रहा है। तो इस तरह की जो क्रीम पहुंच रही है, तो फिर जो मक्खन निकलना चाहिए, जो घी बनना चाहिए, वो तो बहुत अच्छा बनना चाहिए। लेकिन प्रायः देखने में ये आता है कि ऐसा नहीं हो पा रहा। तो ये जो नहीं हो पा रहा है, इसका कारण ही एकमात्र यही है कि हमने शिक्षा तो पाई लेकिन विद्या नहीं पाई। तो शिक्षा एकेडमिक डिग्रियों का ढेर मात्र नहीं है। शिक्षा हमारे अंतर्मन के विचारों की श्रृंखला को जागृत करने का एक ऐसा टूल है जिसका जो सबसे बड़ा प्रभाव है, वो प्रभाव ही विनम्रता का आना है। विनम्रता और विद्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि जिस तरह से सा विद्या या विमुक्तये का सूत्र है, उसी तरीके से विद्या ददाति विनयम ये भी सूत्र है। तो जो विद्या विनय नहीं दे, जो विद्या अहम को बढ़ा दे, फिर वो विद्या नहीं है। वो डिग्री है, ठीक है, वो डिग्री तुम्हें इंटरव्यू तक पहुंचा देगी, तुम्हें किसी एक अच्छे जॉब तक पहुंचा देगी, लेकिन उसको उस विद्या के माध्यम से हम अपने जीवन की समस्याओं का हल नहीं कर पाएंगे। तो आज के सेशन को हम यही कंक्लूड करते हैं कि हमको अपने संग पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और ये संग व्यक्तियों से लेकर के विचारों तक का है। और चूंकि सूक्ष्म चीज़ें ज़्यादा अफेक्टिव होती हैं, इसलिए विचारों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। विचारों का संग कैसा हो, इसको हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, और इसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति, किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में हमें प्रश्न पूछना चाहिए, हमको उसको जानने की चेष्टा करनी चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आज के लिए, आज के सेशन के लिए मेरा यही मैसेज है कि हम अपना आत्मनिरीक्षण पीरियडिकली समय से करते रहें, ताकि हम अपने विचार की भूमि को बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ और स्पंदित रख सकें। थैंक यू वेरी मच। हर बार की तरह से एक आग्रह फिर से कि ग्रुप में लिखो, ज़रूर लिखो। मुझे इस बात का भारी क्लेश रहता है जब मैं ग्रुप को देखता हूँ कि बहुत से बच्चों ने अब गुड मॉर्निंग तक करना बंद कर दिया है। बहुत से बच्चे उस ग्रुप को देखते तक नहीं हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ग्रुप को एक बार देखना, ग्रुप में एक बार गुड मॉर्निंग करना केवल गुड मॉर्निंग नहीं है, वो इस बात का एहसास है कि हम इस ग्रुप के मेंबर हैं। और जब तक हम इस तरीके से इन विचारों के लिए काम कर रहे हैं, तब तक हमारी उस ग्रुप की जो प्रभावशीलता है वो कम नहीं होगी। तो इसलिए हमें उससे सतत जुड़े हुए रहना चाहिए। ये हमारा सबसे ज़रूरी धर्म है। तो मैं इस सब के लिए फिर से एक बार आग्रह करता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।